प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन करने जा रहे हैं। 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड ईस्टन के द्वारा जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से था, व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया गया। व्यवहारवादी, जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, यह मानते हैं कि उनके द्वारा नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर लिया गया था, जबकि वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और आदि सिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया को तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था और वे स्वयं उनके संबंध में सर्वथा अनजान थे। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्ण एवं शाश्वतता प्रदान करने के पक्षपाती हैं। उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को शिथिल करना नहीं चाहता, बल्कि वह वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को ज़्यादा विस्तृत करना चाहता है। इस अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन में नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया है। डेविड ईस्टन के शब्दों में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया है। ईस्टन ने यह भी स्पष्ट कहा है कि जो यहाँ उल्लेखनीय है कि यह विरोध परंपरावादियों द्वारा किए गए इसी प्रकार के विरोध से सर्वथा भिन्न है। परंपरावादी वैज्ञानिक पद्धति का विरोध करते हैं क्योंकि वे प्राय मनुष्य के व्यवहार में परीक्षण योग्य सामान्यताएं खोजने की संभावना को ही अस्वीकार करते हैं। उनका मत है कि मानवीय और सामाजिक व्यवहार अद्वितीय घटनाओं से भरा पड़ा है, उसका सामान्यकरण नहीं हो सकता। उत्तर व्यवहारवाद के समर्थक इस परंपरावादी तर्क से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि मानव एवं सामाजिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन संभव ही नहीं है, अपितु आवश्यक एवं उचित भी है। उत्तर व्यवहारवाद के समर्थकों का केवल तर्क यह है कि शोध किसी पद्धति से क्यों न किया गया हो, उसे प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इस सिद्धांत को डेविड ईस्टन प्रासंगिकता का सिद्धांत अथवा प्रासंगिकता धर्म कहकर पुकारते हैं। प्रासंगिकता का अभाव व्यवहारवादी शोध में तो लगभग है ही, परंपरावादी शोध में भी संभव है। अतएव एक अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद उन सभी परंपरावादी व्यवहारवादी शोधों की आलोचना है जो प्रासंगिक नहीं है। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का अगला चरण एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा संकेत है। इसके दो नारे हैं, कर्म तथा प्रासंगिकता। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राज्य व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है कि सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होनी चाहिए। यह राजनीतिक वैज्ञानिकों के मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज्य व्यवस्था के रक्षार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कम कर्म करने की ओर प्रवृत्त किया गया है। तो उत्तर व्यवहारवाद का अभिप्राय इस संदर्भ में इस तरह से स्पष्ट करने का यहाँ प्रयास किया गया है और इसे व्यवहारवाद के कमियों को दूर करने की दृष्टि से उसमें संशोधन के रूप में देखा जा सकता है। इसे एक क्रांति या सुधार आंदोलन के रूप में भी देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के कारण क्या है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। डेविड ईस्टन ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते हैं, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के कुछ कारण हैं। उनमें सबसे पहला कारण है कि यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए।
लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुभव करने लगे। दूसरा कारण है कि ऐसा माना गया है कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। अतः व्यवहारवाद द्वारा किया गया यह विभाजन कृत्रिम है और व्यक्ति का औपचारिक व्यवहार एवं उसकी अचेतन की आकांक्षाएं अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। तीसरा प्रमुख कारण उत्तर व्यवहारवाद के उदय का यह है कि एक तरह से व्यवहारवादी शोध के असंतोष का परिणाम है। उत्तर व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य विच्छिन्नता पर बल दिया गया है। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया है तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया है, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तु स्थिति का यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श स्थिति का नहीं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि व्यक्ति और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक है, अतः इन दोनों में भेद करना कृत्रिम है। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक एवं वैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवंत होना चाहिए, इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जाना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद के उदय का एक और महत्वपूर्ण कारण है और उसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज्य व्यवस्था और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गए, मसलन आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में गृह युद्ध, तानाशाही शासन की बढ़ती संभावनाएं, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट आदि। किंतु राजनीति को विशुद्ध बनाने की अभिलाषा में व्यवहारवादियों ने समाज और विश्व मानवता के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा की। उत्तर व्यवहारवादियों को जो प्रश्न कुरेद रहा था वह यह था कि उच्च तकनीकी पर्याप्तता और परिष्कृत शोध उपकरणों के प्रयोग की उपयोगिता क्या थी यदि राजनीतिक वैज्ञानिक स्थिति में भी नहीं थे कि वह समकालीन सामाजिक और राजनीतिक संकटों को समझ सके और उनके समाधान की दिशा में योग दे सके। तो उत्तर व्यवहारवाद के उदय के ये कुछ कारण हैं जिनका कि विश्लेषण करने का प्रयास यहाँ किया गया है। संक्षेप में उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन में शुद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय विचारक दोनों ही शामिल हैं। इसे परंपरावाद का पुनरुत्थान भी नहीं समझना चाहिए, यह उसे यथास्थिति से उठाकर आगे ले जाने का प्रयास है। इसमें परंपरावाद की भांति यथास्थिति नहीं वरन नया स्वरूप उभारने का प्रयास किया गया है और व्यवहारवाद में निहित दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयास किया गया है।